हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पुनीत हियर। आज हम लोग पॉलिटी का पहला लेक्चर देखते हैं। इस लेक्चर में मैं मेनली एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, साथ ही साथ बहुत सारे पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए 200-300 वर्ड में मुझे डिस्क्राइब करना है। तो 200-300 वर्ड में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम लोग इसका जो भी कैरेक्टर होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और बहुत सारे इसमें टर्म हम लोग बहुत सारे और ऐड कर सकते हैं, बट आज हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बारे में 100 से 200 वर्ड 200 वर्ड के वर्ड में हम लोग इसे डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है मदर लॉ ऑफ द नेशन। हमारे देश का ये मदर लॉ है। मदर लॉ इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेन लॉ है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मेन लॉ मदर लॉ ऑफ द नेशन है। साथ ही साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टैब्लिशेस कॉन्सेप्शन कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये हुआ कि ये हमारे देश का फंडामेंटल लॉ है। ये हमारे देश का फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ है। फंडामेंटल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। मतलब फंडामेंटल का मीन्स होता है ये मूल लॉ है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं, इसके बिना कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक लॉ भी, ऑर्गेनिक का मतलब भी यही होता है कि ये ऑर्गेनिक है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टैब्लिशेस द कॉन्सेप्शन कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश का जो गवर्नमेंट है उसका कॉन्सेप्शन कैसे हुआ, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, उसका गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन सब होगा वो कैसा होगा, वो किस तरह से काम करेगा, इस सब के बारे में हमको कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। साथ ही साथ ये एस्टेब्लिशेस करता है एक्सटेंट ऑफ सॉवरेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश के गवर्नमेंट का कितना पावर होगा और उस पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगा, मैनर इन विच दिस पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगा ये भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। तो इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल और ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टेब्लिशेस द कॉन्सेप्शन कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द नेशन एंड ये भी एज वेल एज establishes the extent of sovereign power of the government and manners in which these powers are to be exercised by the government। ये कह सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द रूल बुक ऑफ द नेशन। ये हमारे देश का जो है रूल बुक है, क्योंकि सभी रूल जो है इसी में लिखा गया है, इसीलिए इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं इट इज़ द रूल बुक ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, इससे बढ़कर कोई लॉ नहीं है। और जो भी लॉ एंड ऑल अदर लॉज और एंड कस्टम्स और जितने भी लॉ इसके अलावे हैं, जितने भी प्रथा इसके अलावे हैं, वो सब तभी वैलिड होंगे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा तो उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा, उसे ख़त्म कर दिया जाए। एग्जांपल के लिए हम लोग बता सकते हैं कि एनजेसी एक्ट आया था, एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, एक बिल पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कहा गया था कि जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो इस लॉ को ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता था, इसीलिए इसे ख़त्म कर दिया गया एनजेसी एक्ट को। कैसे नहीं फॉलो करता था, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगा। ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगा मतलब जुडिशरी को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट कर सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी में जजेस सबका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसीलिए इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता था, इसीलिए इसे ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह एक आईटी एक्ट आया था 2002 के लगभग में आईटी एक्ट आया था, इसे भी ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि इसमें कहा गया था कि कोई भी पर्सन अगर किसी को मैसेज करता है या कुछ भी करता है और उससे अगर सामने वाले को हर्ट होता है ना, तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये भी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 19 में हम लोग को बताया गया है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ बोलने का आज़ादी और उसे एक्सप्रेस करने का आज़ादी हम लोग को मिला हुआ है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो उस आर्टिकल को ये फॉलो नहीं करता है क्योंकि इसमें एक स्टोरी भी हुआ था कि जितना मुझे याद है कि एक महाराष्ट्र में शायद एक शिवसेना का आई थिंक कोई बड़े लीडर का डेथ हुआ था, तो पूरा महाराष्ट्र बंद हो गया था, जिस वजह से किसी को प्रॉब्लम हुआ था, एम्बुलेंस का जान मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचा था। तो उन्होंने एक मैसेज कर दिया था
कहीं पे मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पे कहीं पे मैसेज कर दिया था, जिसकी वजह से उस लड़की को जेल कर दिया गया था। फिर वो केस आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़की का मतलब साथ दिया था और इस लॉ को ही ख़त्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि किसी को बोलने का आज़ादी को आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो आईटी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था उस, क्योंकि वो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं करता है। उसी तरह बहुत सारे प्रथा, सती कस्टम को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये भी हमारे राइट टू लाइफ को फॉलो नहीं करता है। राइट टू लाइफ में हमको जीने का आज़ादी जो है, तो उस सती कस्टम में जो है वो उसको फॉलो नहीं करता था, इसीलिए इसे ख़त्म, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के बारे में बताता है, तो उसको ये फॉलो नहीं करता था, इसीलिए सती कस्टम को भी बंद किया गया। उसी तरह चाइल्ड मैरिज, मतलब चाइल्ड लेबर, एक संथारा जैन कम्युनिटी के द्वारा फॉलो किया जाने वाला एक रिचुअल्स हैं या फिर कस्टम्स हैं, संथारा ट्रेडिशन, तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म नहीं किया गया, इसे 80 वर्ष से कम के लोगों के लिए मतलब ये मना कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि अनलिमिटेड डेज के लिए फास्ट किया जाता है, जिससे मतलब यूजुअली किसी का भी डेथ हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद करवाया। 80 साल से कम वर्ष के जो भी लोग होंगे उसको ये करना अलाउ नहीं होगा, क्योंकि राइट टू रिलीजन, मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग के देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी को भी कुछ भी अपने धर्म से रिलेटेड करने का अधिकार है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि 80 से ऊपर वाला कर सकता है, लेकिन 80 से कम वाला नहीं करेगा, क्योंकि ये राइट टू जो है हमारा, ये राइट टू लाइफ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसे फुल्ली नहीं ख़त्म किया गया, लेकिन 80 वर्ष से कम के लिए ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्योर है हमारे देश में, इसे स्पेशल सेनेक्टिविटी प्राप्त है, मतलब इसे स्पेशल डिविनिटी इसे प्राप्त है। ये हमारे देश का बहुत ही पवित्र लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश या रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश के लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करता है। तो इतना सारा चीज़ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। समरी के रूप में मैं एक बार और बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का मदर लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल और ऑर्गेनिक लॉ है, जो एस्टैब्लिश करता है हमारे देश का गवर्नमेंट का कॉन्सेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उस गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, उस पावर को गवर्नमेंट कैसे एक्सरसाइज करेगा, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग और भी बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का रूल बुक है। ये रूल बुक है जिसमें सभी रूल लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, और इसके अलावा जितना भी लॉ है वो तभी वैलिड होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट एंड बिल पास किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत सारे ऐसे कस्टम से जो फॉलो किए जाते थे उसे ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में पवित्र माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों के बीच में। ये सभी बात कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये डिफिनेशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ अगर लिखना हो तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे कि क्या इसमें डिफरेंट है दूसरे देशों की तुलना में, ठीक है। ये सब हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम अगला लेक्चर में आपको बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफरेंट है, कैसे यूनिक इन नेचर है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसमें मैंने मेनली कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करना है 100 से 200 वर्ड में मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है। अगला लेक्चर जो होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में होगा कि एक बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में हम अगला लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर का पीडीएफ मैं जो है लिंक में दे दूंगा, वीडियो के लिंक में रहेगा, इस वीडियो का पीडीएफ रहेगा। साथ ही साथ इसमें ये जो पहला लेक्चर था इसमें कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो जैसे 100वां अमेंडमेंट था, 100th अमेंडमेंट जो था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, ये हम लोग को याद रखना है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ एरिया का ट्रांसफ़र किया गया था, कुछ 1-2 साल पहले किया गया था, तो उसी के बारे में 100वां अमेंडमेंट है। साथ ही साथ 101 अमेंडमेंट पूछेगा, ये किस चीज़ के बारे में बताता है, तो जीएसटी के बारे में बताता है 101 अमेंडमेंट। और 103 अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में बताता है, तो ईडब्ल्यूएस। देखो ईडब्ल्यूएस में 3 वर्ड है ना, तो 103
इससे याद रखना है कि 3 कैरेक्टर है ईडब्ल्यूएस में, तो 103वां अमेंडमेंट जो है ये रिसेंटली एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये याद रखना है। साथ ही साथ और कुछ एमसीक्यू याद रखेंगे कि आर्टिकल 21 किस चीज़ के बारे में बताता है, तो राइट टू लाइफ के बारे में आर्टिकल 21 बताता है। आर्टिकल 22 कहेगा कि आर्टिकल 22 किस चीज़ के बारे में बताता है, तो आर्टिकल 22 बताता है कि अगर स्टेट किसी पर्सन को अरेस्ट करता है ना, तो उसको रीज़न बताना होगा कि किस ग्राउंड पे आप उसे अरेस्ट किए। तो ये आर्टिकल 22 जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग को ये याद रखना है कि हमारे देश का जो जुडिशरी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये याद रखना है। और भी बहुत सारा चीज़, बस इतना ही। अगला लेक्चर में हम लोग और भी पॉलिटी के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ हम लोग पॉलिटी के बारे में देखेंगे और क्वेश्चन कैसे लिखता है। मेनली इसमें हम आंसर राइटिंग के बारे में देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन अराइज होते हैं। और पॉलिटिकल लगभग में ओवरऑल जितना मुझे पता है, जितना मैंने लक्ष्मीकांत और क्लास नोट से पढ़ा है, उस सब के बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा अपने पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।